आए यहाँ पर। मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। आप सबका मैं आभारी भी हूँ। आवाज आ रही है? कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है आप? जी 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 जी। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विगत 2 वर्षों से ज़्यादा समय के लिए मैं इस राज्य का डीजीपी रहा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ और बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए जो मैं आपको भी थोड़ा बताना चाहूँगा। लेकिन वो सारे के सारे काम बिना माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा के और एक हम अदृश्य ताकत की कृपा पर हम बहुत विश्वास करते हैं, उसके बिना हमारे आदरणीय मुख्य सचिव, हमारे एसीएस हों, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री जी के, होम डिपार्टमेंट के सभी अफसरान, सीएम सेक्रेटेरिएट के सभी अफसरान, हमारे वरिष्ठतम पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी, हमारे सारे पुलिसकर्मी, सब ने विगत 2 साल से ज़्यादा बहुत मेहनत की। पूरा हमें सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट के फलस्वरूप हम बहुत सारे जो पुलिस के बढ़ाई के या पुलिस को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, पुलिस में सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उस सब चीज़ों में करने में सक्षम हो पाए। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है नियुक्तियों की बात मैं करना चाहता हूँ। आप देखिए कि विगत 2 वर्षों में, सारा डेटा 2 वर्षों के आसपास का है, 4037 सब इंस्पेक्टर्स, 434 सार्जेंट, 109 स्टेनो एएसआई, 1639 ड्राइवर कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स 20,538, कुल 26,737 नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग। ये जो नियुक्तियां हैं, इनकी वजह से हमारी जो बिहार पुलिस की स्ट्रेंथ 92,584 थी, वह बढ़कर 1,19,321 हो गई है। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि कुल फोर्स में अवेलेबल बल में 28,994, 24.29 जो प्रतिशत है वह महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे देश में हाईएस्ट है। और आने वाले समय में, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, ये संख्या जो है एब्सोल्यूट नंबर में भी ये देश में हाईएस्ट हो जाएगी। एक और काम जो हुआ है वो है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने में विलिंग लोग हैं हमारे, जैसे एएसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, तो जो सरकार का संकल्प निकला हुआ है उसमें कुछ लोगों की रैंक का जो है उल्लेख नहीं था, तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करके उनका सबका उल्लेख कर दिया। अब एएसआई से लेकर और डीएसपी तक लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हैं और आज की तारीख में 140 सेवानिवृत्त जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। विगत 2 वर्षों में 131 पुलिस स्टेशन, 48 ओपी और 4 पुलिस लाइन को भूमि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावे 221 थाने, 101 ओपी के भवनों के निर्माण की सहमति जो है स्वीकृति सरकार के लेवल पर हो गई है। तो आने वाले समय में इन सब पे कंस्ट्रक्शन जो है वो होगा। उससे एक तो जो बढ़ती हुई पुलिस की आबादी है उसको एडजस्ट करने में, उसको अच्छे से रखने में सुविधा होगी और उसके साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। अच्छे मोराल से काम करेंगे तो यहाँ के नागरिकों को अच्छी से अच्छी पुलिस की सेवा दे पाएंगे। मार्च 2021 में बीसैप एक्ट पास हुआ
129 वर्षों के बाद वो एक्ट पास हुआ। जब वो एक्ट पास हुआ था तो कुछ भ्रांति की बात थी, लेकिन आज 1.5 साल पूरा होने के बाद मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं, जो भी सोच विचार था बेबुनियाद था। हमारा एक्ट बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस एक्ट के फलस्वरूप हमारे जो बीसेफ के पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनको जॉब एवेन्यूज रिटायरमेंट के बाद भी और मिलेंगे, क्योंकि बीसेफ एक्ट के अंदर जो विशेष व्यवस्था कर रखी है, विनिर्दिष्ट जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, वीआईपी इंस्टॉलेशन, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि टेम्पल है, तो उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो बीसेफ पर है और वो उसी एक्ट के अंतर्गत सारे काम होते हैं। इसके अलावा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जो 2 वाहिनियां हैं, उसका सैंक्शन हो चुका था। उसमें एक वाहिनी में 625 पर्सनल ट्रेनिंग पूरी करके अपने काम पर लग गए। तो ये जो स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी वाहिनी जो है, ये हमारे और भी जो वाइटल इंस्टॉलेशन है, जैसे बैंक्स हैं या इवन प्राइवेट जो सिक्योरिटी के कंसर्न है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, उनको भी जो है उनकी जरूरतों को वो पूरी कर पाएंगे। एक और मेडिकल रिइंबर्समेंट की बात है, क्योंकि उससे हमारे पुलिस के अफसरों, जवानों के साथ साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं। तो वो सीमा रेखा पहले जो थी वो 5 लाख की थी डीजीपी को, आज वो बढ़ के जो है वो 10 लाख हो गई है। उससे रिइंबर्समेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज हो गया है और हमारे पुलिस के जो जवान हैं, पदाधिकारी और उनके जो परिवार हैं, उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी कदम है। पुलिस एक्ट का सेक्शन 10(1) उसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। आप अवगति होंगे कि पिछले 3-4 वर्षों से जो इंटर रेंज ट्रांसफर वगैरह वो नहीं हो पा रहे थे, तो ये अमेंडमेंट होने के बाद और जो अनुमति से जो कमेटी बन गई है, वो कमेटी सबका टेन्योर फिक्स है। अब क्योंकि एक्ट के द्वारा टेन्योर फिक्स है, इसलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अब नहीं कोई निकाल सकता। इसको नोट कर लीजिए, एक्ट में काम करवा दिया है ना, तो सबका टेन्योर फिक्स हो गया, तो सब बंद गए उससे। टेन्योर के अंदर ही सबको रहना है, उसके बाद सबको वहां से चला जाना है। और इसके अंदर वही कमेटी जो है वो मेडिकल ग्राउंड्स पर जो ट्रांसफर करती है, उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है। बहुत सारे ट्रांसफर हुए मेडिकल ग्राउंड्स पर, बहुत सारे ट्रांसफर जो है वो सेवानिवृत्ति के आधार पर हुए हैं। एक ही कमेटी है तो वो अपने काम पे लग रही है। ये बहुत ही बड़ा कदम जो है वो राज्य सरकार बाद हो पाया है। हमारा एसटीएफ है, तो एसटीएफ डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस के अंतर्गत अंडर में काम करता है, लेकिन एसटीएफ का जो मैंडेट है वो जो हमारे देश में बाकी और ऑपरेशंस की फोर्स है या एसटीएफ की फोर्स है उससे भिन्न है। वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई खास काम के लिए बना हुआ है। हमारी जो एसटीएफ का जो मैंडेट है वो नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के उन्मूलन का भी उनको टारगेट है। तो इस टारगेट को पूरा और अच्छे तरीके से करने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल इंटेलिजेंस विंग, जिसकी पार्ट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और पार्ट फाइनेंस हमारे सरकार की है, वो उसी के अंदर खोल दी है। अब उसका फायदा क्या है, जिस प्रकार से तेलंगाना अब तो हो गया, उसके जो ग्रे हाउंड्स है ना, वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसमें इंटेलिजेंस भी कैच करते हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन करते हैं। हमारी एसटीएफ इस मायने में उनसे बहुत ज्यादा वाइड है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके न केवल नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस जो है वो करते हैं, उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो क्रिमिनल लिप्त हैं, उन पर भी इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और वो काम करते हैं। ये एक और उपलब्धि है। चर्चा करना चाहता हूं, विगत 2 वर्षों में सारे पर्व, सारे लोकल बॉडीज के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। ऐसे कई दृष्टांत सामने आए विगत 2 वर्षों में जो बहुत ही चैलेंजिंग थे। हमारे आसपास की स्टेट्स के अंदर कई तरह की दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन हमारी पुलिस ने दिन रात की मेहनत करके राज्य सरकार के गाइडेंस में अपनी मेहनत से और अपने निष्पक्ष काम से हमारे राज्य में ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है हमारी पुलिस का, ये उत्कृष्ट कार्य है। एनसीआरबी को आप जानते ही हैं, वो पूरे देश का डेटा रखती है। तो एनसीआरबी 21 का डेटा हमारे पास आया है। हल्की सी बस चर्चा ये करूंगा
कि 2021 में विगत वर्षों की तुलना में हत्या, डकैती, गृहवेदन, फिरौती हेतु अपहरण, दहेज हत्या, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स, अटेम्प्ट टू मर्डर की ऑल इंडिया रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है बिहार का। इसका मतलब जो ये हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये एफर्ट्स के फलस्वरूप ये रिजल्ट आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा इसके बाद अभी और भी करूंगा, इसी को आगे जुड़ते हुए 2022 में जो हमारे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य हेड्स में भी बिहार की रैंकिंग का इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि कुछ हेड्स के अंदर सुधार ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ हेड्स के अंदर सुधार का संकेत मिल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है पेट्रोलिंग का। पेट्रोलिंग पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए 1001 पेट्रोलिंग बीट्स बनाए हैं और उसके अंदर 4115 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। और इसके अंदर भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पुलिस पदाधिकारी कर्मी अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसे 1254 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुरस्कृत किया है, और जो जिनके कामों में कमी पाई गई, ऐसे 836 जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं, उनको दंडित किया गया। अब मैं आपको ना टोटल गिरफ्तारी राशि जो दे देता हूं विगत 2 वर्षों की, वो बता रहा हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है विगत 2 वर्षों में कि पिछले साल अगस्त सितंबर के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो रिव्यू हुआ था वो मर्डर केसेस पे रिव्यू था, तो उस पर एक रणनीति बनाई गई और उस रणनीति के फलस्वरूप काम किया, और उस मर्डर हेड में हमारा डेली मॉनिटरिंग चलती है। 10,167 अरेस्ट हो चुके हैं और 1,984 मर्डर के केस सरेंडर किए हैं। और आप देख लीजिए, ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसका सीधा असर जो एनसीआरबी का डेटा मैं मर्डर का बता रहा हूं उस पर पड़ेगा। तो हम जो भी बात करेंगे तथ्य के आधार पर और आंकड़ों के आधार पर करेंगे, हम कोई वेग बात जो है वो करना नहीं चाहते। अब इसका और देखिए, इसका और असर क्या है वो मैं बताता हूं। कुल गिरफ्तारी 5,30,714 है। कुख्यात अपराध कर्मी जिसके अंदर 19,149 है। गिरफ्तार नक्सली की संख्या 482 है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में गिरफ्तारी 90 है। बरामद अवैध आर्म्स 8,988 है, और मिनी गन फैक्ट्री जो है वो 109, जाली नोट 30,47,965 है। तो ये जो भी काम हुआ है, इसका असर किस तरह से पुलिस के अन्य कामों पे पड़ता है उसका उदाहरण दे रहा हूं। इसका असर ये हुआ है कि वर्ष 2021 में हमारे कुल कांडों की रिपोर्टिंग 2,82,067 थी, जिसके विरुद्ध 2,98,821 कांडों का निष्पादन हुआ। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, यही ना कांडों के निष्पादन का रास्ता होती है। और 2022 में स्थिति और इंप्रूव हो गई। 2022 अक्टूबर तक कुल दर्ज केस है वो 2,81,582 हैं, इसके विरुद्ध 3,08,118 कांडों का निष्पादन हुआ है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये मैं सब चीजें जोड़ के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अंत में मैं आपको 2-3 आपके सामने सवाल रखूंगा, तो इसलिए ये चीज को मैं आपके सामने इस ढंग से रख रहा हूं। अच्छा, इसको और कारगर बनाने के लिए हमने क्या किया? हम लोगों ने ऑपरेशन प्रहार चलाया। उस प्रहार ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत 2 उसके जो है शीर्ष है। एक तो है 217 ALTF का गठन किया। उन 217 ALTF ने 81,808 गिरफ्तारी की और 23,10,842 लीटर शराब की बरामदगी की। वज्र की टीम बनाई गई, 92 वज्र की टीम है, उनके द्वारा जो कुल गिरफ्तारियां की गई 83,851 जो है की गई। 2,585 आर्म्स तथा 11,139 एम्युनिशन की भी बरामदगी हुई। ये मैं आपको इसलिए ये थोड़ा सा फर्क बताना चाह रहा हूं। ये जो हमने खास व्यवस्था की उसकी गिरफ्तारी है, लेकिन कुल गिरफ्तारी देखिए क्या है। मध्य निषेध का बता रहा हूं। कुल गिरफ्तारी जो है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फोर्समेंट के लिए, इसलिए कह रहा हूं। कुल FIR हुआ 1,72,047। कुल शराब की बरामदगी 88,21,976 लीटर है। कुल अरेस्ट 2,57,362 है। आउटसाइड स्टेट के 4,968 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाहर की राज्यों के जो बड़े बड़े शराब सप्लायर हैं वो 130 गिरफ्तार हुए हैं। व्हीकल की बरामदगी जो सीज व्हीकल जो है वो 34,729 है और कन्विक्शन जो है 771। हम लोगों की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो पदाधिकारी और जो कर्मी हैं वो अपना निष्ठापूर्वक ड्यूटी निभाने के क्रम में
अगर उनसे कोई कमी भी रह जाती है, बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, तो हम उन पर जो है वो कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो कानूनी दृष्टिकोण से प्रोटेक्शन देने की जरूरत है वो हम प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जो हमारे पुलिस पदाधिकारी कर्मी गलत काम में रहते हैं, आपराधिक काम करते हैं या किसी भी तरह का ऐसा काम करते हैं जो अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर या मैन है, उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं। उसका मैं आपको नमूना दे रहा हूं। 2020 में 201 लोगों को बर्खास्त किया गया, 2021 में 172 लोगों को बर्खास्त किया गया, 2022 में 206 लोगों को बर्खास्त नवंबर तक ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अंदर 8 इंस्पेक्टर हैं, 80 सब इंस्पेक्टर, 55 ASI, 22 हवलदार और 414 कांस्टेबल। स्पोर्ट्स में भी हमारी कोई जो उपलब्धि है वो कम नहीं है। बीसेफ जो है वो हमारा स्पोर्ट्स और में पार्टिसिपेट करता है और हमारे आर्चरी में मेडल आए हैं, हमारे जो अभी हाल में क्वेश्चन मीट हुई उसमें भी मेडल आए हैं। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का जो काम है वो भी हमारे यहाँ लगातार हो रहा है। के स्तर पर हम लोगों का लगातार रिव्यू होता रहा और उनसे बहुत ही बहुमूल्य गाइडलाइंस समय समय पर मिलती रही हैं। उससे हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी करने में, अपराध के उन्मूलन में बहुत सुधार जो है वो हुआ है। 2 और महत्वपूर्ण काम हुए जो जिसका जिक्र करना जरूरी है। दिनांक 6/7/22 को ERSS फेज 1 का इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और पब्लिक को डेडिकेट किया गया। ये यहाँ की आबादी के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी पुलिस की सर्विस है। फेज 2 में काम चल रहा है, वो काम भी जल्दी आपका हो जाएगा, तो यहाँ के नागरिकों को बहुत फायदा होगा उसका। इसके अलावा दिनांक 16/11 को कुल 10,459 सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से करवाया गया। और इसका पर्पस समझिए, इसका पर्पस ये है, ये बताना कि बिहार का जो यूथ है उसको हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं सिलेक्शन की, उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जिस तरह ये 10,459 लोगों ने अपनी योग्यता के बूते पर अपनी नौकरी पाई है, उसी तरह से बाकी लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो उनको भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी, उन सबका जीवन स्तर ऊंचा होगा। और ये जो हम लोगों का मॉडल था, इसका असर बिहार में जो हुआ वो मैंने बताया आपको। पूरे देश ने इसको एमुलेट किया और जगह भी फिर इस तरह से जो नियुक्तियों की चर्चा जो है वो शुरू हुई और इसका अंतर्गत जो फायदा है वो हमारे बिहार के, हमारे देश के नागरिकों को, जो यूथ है उसको मिल रहा है। ये बहुत ही जो है वो खुशी की बात है। पुलिस विभाग के प्रस्तावों पर हमेशा से कृपा बनी रही और बहुत बड़ी संख्या में नए पदों का सृजन हुआ। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे DSP का कैडर है, उस कैडर को पूरी तरह से जो है वो रिव्यू करके बदल दिया गया है। आज की तारीख में हमारे पास में 1049 DSP कैडर की स्ट्रेंथ हो गई और इसी में कितने इसमें एडिशनल SP बनेंगे, कितने इसमें स्टाफ अफसर बनेंगे, कितने सीनियर DSP होंगे, ये सारा का सारा जो है वो अरेंजमेंट कर दिया गया है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे स्टाफ अफसर रैंक के लोग हैं जो DSP कैडर से आते हैं, वो कई जिलों में SP ग्रामीण का पद होल्ड कर, ये बहुत अलग तरह से काम किया गया है। ऐसा काम पूरे मतलब देश में किसी और स्टेट में नहीं है। ये बहुत मेहनत से और जो है वो सरकार के स्तर पर डिस्कशन के बाद निर्णय हुआ, तो उनका भी मनोबल ऊंचा होगा और वो अच्छे से काम करेंगे। इसके अलावा साइबर क्राइम में 405 पद का गठन हुआ है, यातायात के 16 पद का गठन हुआ है, SDRF का 393 पदों का गठन हुआ है और भी कई प्रपोजल जो है वो चल रहे हैं। जब वो एक्चुअली हो जाएगा तो आप सबको जरूर बता दिया जाएगा। अब मेरी 2-3 बातें आप सबसे मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो आप जरूर सुन लीजिए, फिर जैसा आप कहेंगे बस। बहुत ही काम को सिग्नेटाइज किया है वो है आप लोगों से इंटरेक्शन और आप लोगों को सूचना प्रदान करना। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था इस तरह से बना ली है कि आपको डेली प्रेस का नोट जो है वो मिलता है। हेडक्वार्टर में जो पुलिस के प्रवक्ता हैं वो हफ्ते में 2 बार 3 बार जरूर आपसे रूबरू होकर सारी बातों की जानकारी देते हैं, जो भी उपलब्धि भी है और जो घटनाएं भी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर
जो हमारे एसएसपी और एसपी हैं वह भी हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो मीडिया कर्मी हैं उनसे बातचीत करके और वहाँ पे जो उपलब्धि हुई है या जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं केवल अनुरोध कर सकता हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ कि देखिए, हम कोई भी बात करने से पहले तथ्य पूरा उसका ठीक कर लें और उसके साथ साथ कोई भी बात अपनी जो कहने से पहले आंकड़ों पे बात करें। बिना आंकड़ों के या बिना तथ्यपूर्ण के कोई भी अगर हम बात करेंगे वो वेग रह जाएगी, उससे क्लियर कट मैसेज नहीं जाएगा। जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, उसका हल्का सा जिक्र करता हूँ। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइम्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा, साइबर क्राइम्स बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन विमेन वो एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसमें किस तरह से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो, तो जो साइंटिफिक एड्स कैसे इस्तेमाल करनी है उसकी भी पूरी व्यवस्था जो है वो हो रही है। बहुत सारे काम हो चुके हैं, कुछ काम जो है वो आने वाले समय में हो जाएंगे। हमारी एफएसएल की 3 अब तो रीजनल सेंटर्स बन गए हैं, पहले 1 था 3 हो गई हैं। उसके अलावा हर रेंज पर भी बनाने की बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। एक और चैलेंज जो आएगा वो आएगा पुलिस अफसर और जवानों की सोच विचार और उनके कंडक्ट के स्तर को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उसको ऊंचा बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो पुलिस के सामने है और आने वाले समय में रहेगा वो है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बहुत बड़ी संख्या में बहुत कम उम्र के जो लड़के और लड़कियां हैं वो गलत हरकतों में रह रहे हैं, अपराध में भी कई लिप्त पाए गए हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, केवल पुलिस के लिए नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने मीडियम के माध्यम से सभी जो अभिभावक हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि ये उनकी भी जवाबदेही है जो है कि वो अपने बेटा बेटी को अच्छे संस्कार दें, समझाएं और उनको अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वह भी अपना इसमें सकारात्मक योगदान देते हैं, क्योंकि जो संस्कार मिलते हैं बच्चों को वो सबसे पहले परिवार से मिलते हैं और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, बाकी भी मिलते हैं लेकिन वो अलग अलग जिंदगी के स्टेज पर मिलते हैं। ये दोनों बहुत बुनियादी चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और, हम कभी कभी देखते हैं कि पुलिसिंग को हम ना आइसोलेशन में देख रहे हैं। मतलब कि पुलिसिंग को आइसोलेशन देखने से तात्पर्य ये है कि किस तरह से कोई घटना हुई तो उसको बिल्कुल आइसोलेशन में देखा, उसके कॉजेज या क्या क्या है, उसके जो है कारण क्या है, वो अच्छे से हम लोग नहीं देख रहे हैं। मेरा अनुरोध ये है कि पुलिसिंग को आइसोलेशन में ना देखकर हम उसको समेकित तौर पे देखें। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी समाज में अगर एजुकेशन का स्तर अच्छा होगा, हेल्थ का स्तर अच्छा होगा, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी स्टेट की अच्छी होगी, तो इन सब चीज़ों का सकारात्मक प्रभाव पुलिसिंग पर भी पड़ता है। लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होने से पुलिसिंग पर पड़ता है। तो ये समेकित चीज़ को देखें और सभी जो समाज के विभिन्न अंग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, उन सबको सकारात्मक योगदान देने के लिए हम प्रेरित करें, ताकि जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं या गरीबी रेखा से रहने वाले लोग हैं, उनकी बातों की सुनवाई या उनकी बातों के उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको भी डिबेट डिस्कशन में लाएं, क्योंकि डेमोक्रेसी का डिबेट डिस्कशन के आधार पर ही सोल्यूशन निकालने की परंपरा है। उसको लाने से क्या होगा कि समाज के अंदर एका आएगा और समाज में इंक्लूसिव जो ग्रोथ होनी चाहिए या जो इंक्लूसिव पुलिसिंग होनी चाहिए वो करने में सबको फायदा होगा। अंत में केवल 2 चीज़ जो है मैंने सोची आज, बहुत पढ़ाई लिखाई तो बहुत तरह की होती है, मैनेजमेंट गवर्नेंस की बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं कौन सी ऐसी बात 1 या 2 बात कही जाए जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़े, उनके स्वभाव पे पड़े, सोच विचार पे पड़े, तो 2 चीज़ें मैंने आज सोची, वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, तो दूसरे लोग आपके बारे में स्वयं सोच लेंगे, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, समाज बहुत अच्छा बनता है उससे। उदाहरण जापान का समाज। और एक चीज़, मान सम्मान चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है। हमारी पुलिस में भी चाहे वो कनीय पदाधिकारी है, वरीय पदाधिकारी है या वो जवान है,
मान सम्मान पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और मान सम्मान का प्रोटेक्शन करना इंडिविजुअल का भी कर्तव्य है और इंस्टीट्यूशन का भी और समाज का भी कर्तव्य है। ये मुझे आपको ब्रीफ करना था। अब आप उससे पूछना हो या कोई और बात। टॉक टू मिनिस्टर्स, एमएलएज एंड कॉमन पीपल। जो सबसे बड़ा सवाल मुझे लगभग सभी ने पूछा कि जो लिक्विड पॉलिसी की जो विफलता है उसमें पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो, पुलिस मिलकर काम नहीं करे। मैंने आपको डेटा दिया ना पूरा। लिकर का जो हमारा प्रोहिबिशन का जो एक्ट है उसको एनफोर्स करने के लिए मैंने पूरा आपको डेटा दिया, उसमें कोई कमी नहीं। आप एक चीज को थोड़ा सा सोचिए इसके अंदर कि क्या परिवारों का इस चीज को या अपने लोगों को समझाने का कोई दायित्व नहीं है। मतलब हम बड़ा अफसोस होता है ये जब देखते हैं कोई जब घटना हो जाती है तो परिवार के लोग सामने आके कहते हैं कि हाँ साहब ये शराब पीने गया था, ये इसके साथ गया था। अरे जब वो शराब पीने गया तब क्या उनका फर्ज नहीं बनता एज एनलाइटेंड सिटीजन? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेदारी या पुलिस की जिम्मेदारी या एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो भी हम कोई काम करेंगे, चाहे क्राइम का काम उन्मूलन का हो, चाहे लिकर पॉलिसी का एनफोर्समेंट हो, चाहे इलीगल सैंड माइनिंग का हो, चाहे इलीगल लैंड का हो, इसका जो दायरा है वो बहुत विशालकाय हो जाता है। तो इसमें जो है पुलिस के साथ साथ और लोगों को भी आगे आना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मुझे पूरा भरोसा है तब कोई फिर जो है कमी नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इंटरनल जो मैकेनिज्म है पुलिस का या हमारा इंटरनल जो विजिलेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए जो है वो है। हम अपने ऐसे लोग, पुलिस के लोग जो हैं, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो जवान है, जिसकी भी जरा सी भी संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ हम डिसमिसल की करते हैं। और बहुत जो SHO है उसको बनाते ही नहीं है, 10 साल तक उसको डिबार कर देते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें पुलिस का क्या क्या रोल है वो मैंने आपको बताया। जहाँ मुझे जो लगा कि भाई इसमें समाज का भी योगदान होना चाहिए, परिवारों का योगदान खास तौर से, वो मैंने चर्चा की। हाँ, अब